Hello, Namaskar. Welcome to the class. And today the topic of discussion is tail recursion and difference between recursion and tail recursion. पहले स्टार्ट करने से एक बात मैं बताना चाहता हूं आपको कि ये वन ऑफ द मोस्ट कंफ्यूजिंग टॉपिक है यार। क्यों मैं बोल रहा हूं ऐसा तो मैंने रिकर्जन पे भी बोला था। तो जब रिकर्जन अपने आप में कंफ्यूजिंग टॉपिक है तो ये टेल रिकर्जन तो अपने आप में और ज्यादा ही हो जाएगा ना। टेल रिकर्जन के बाद टेल रिकर्जन तो मेरे ख्याल से जितना मैं मानता हूं इसको वो लोग पढ़ते हैं जो सच में पढ़ते हैं। इसको वो लोग पढ़ते हैं जो सच में पढ़ते हैं। आप समझिए मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। क्लियर? अब आती है बात, मैं एक बात बोलता हूं आपसे कि ये लेक्चर आपका वन ऑफ द बेस्ट लेक्चर होने वाला है। बस लगे रहिए 10 से 15 मिनट मेरे साथ। एकदम एक एक पहलू को अनकवर करने वाला हूं मैं, रिकर्जन और टेल रिकर्जन भी, और इतना सॉलिड समझ में आना है, इतना मजेदार आने वाला है आपको कि ये टॉपिक क्या है। इससे पहले मैं रिक्वेस्ट करता हूं मेरी 2 वीडियो, एक रिकर्जन और एक कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ रिकर्जन जरूर देख लीजिए ताकि आपको यहां पे समझ में आ जाए। लेकिन फिर भी मैं पूरी कोशिश करता हूं, अगर आप डायरेक्ट इसी को देखना चाहते हैं फिर भी मैं स्टार्ट करता हूं। अगर आपको रिकर्जन पता है या मैंने आपको रिकर्जन पहले पढ़ाया है, अभी मैं टेल रिकर्जन की बात करता ही नहीं। अगर मैंने आपको रिकर्जन पढ़ाया है तो मैंने बताया था कि रिकर्जन में अगर किसी नंबर का फैक्टोरियल निकालना है, मैंने बताया था फैक्टोरियल का प्रोग्राम यूजिंग रिकर्जन, तो उसमें मैंने ये बॉडी बताई थी। मैंने बताया था कि जब भी हम किसी का फैक्टोरियल निकालते हैं तो एक्चुअल में क्या होता है, जैसे मान लो हमने 4 का फैक्टोरियल निकाला था तो 4 का फैक्टोरियल ऐसे नहीं निकला था, पहले 4 निकला था, फिर क्या हुआ था 4 इंटू रेक फंक्शन कॉल हुआ था किसके लिए, 3 के लिए। क्लियर? उसके बाद नीचे हम आए थे तो ये अभी काम पेंडिंग रह गया था। यहां भी ये क्या हुआ था, 3 इंटू रेक 2 फंक्शन कॉल हुआ था, फिर अभी पूरा काम नहीं हुआ था, फिर हम नीचे आए थे रेक 2 फंक्शन में क्या हुआ था, 2 इंटू रेक 1 कॉल हो गया था, और रेक 1 पे जब हम आए थे तो अब हमारा टर्मिनेशन कंडीशन मिल गई थी, दैट इज यहां पे 1 आया था, फिर यहां से 1 2 से मल्टीप्लाई हुआ था, फिर 2 3 से मल्टीप्लाई हुआ था, और 3 फिर 4 से मल्टीप्लाई हुआ था, दैट इज 1 इंटू 2 2 2 3 6 एंड 6 4 24। तो हमें फाइनल 24 आंसर मिला था। तो हमने क्या देखा कि रिकर्जन में जब हमें कभी भी फाइनल आंसर पहली बार में नहीं मिलता, पहले हम पूरा आगे जाते हैं और लास्ट में जाके हमें एकदम लास्ट में हमें फाइनल आंसर मिलता है। तो हमेशा कुछ ना कुछ पेंडिंग रह जाता है जब तक हम आगे बढ़ते रहते हैं, और फाइनल आंसर हमें एकदम लास्ट में मिलता है। और एक चीज मैंने बताई थी आपको कि होता क्या है, एक एक्टिवेशन रिकॉर्ड हमेशा बनता रहता है। सबसे पहले किसके लिए बना होगा, रेक 4 के लिए बना होगा, फिर उसके लिए किसके बना होगा, रेक 3 के लिए बना होगा, फिर इसके लिए किसके लिए बना होगा, रेक 2 के लिए बना होगा, फिर रेक 1 के लिए बना होगा। तो ये स्टैक मेंटेन हो रहा था जब हम लोग रिकर्जन को कॉल कर रहे थे। मैंने बताया था कौन सा डेटा स्ट्रक्चर मेंटेन होता है जब रिकर्जन कॉल करते हैं, तो स्टैक मेंटेन होता है, और जितना नंबर है जिसका फैक्टोरियल निकालने उतने स्टैक वैल्यू आपकी स्टोर हो जाती थी। ठीक है? तो ओवरऑल एक चीज निष्कर्ष निकल के सामने आ रहा था कि हमेशा कुछ ना कुछ पेंडिंग रह रहा था, और फाइनल कॉल जब हो रही थी वो सारे पॉप करने के बाद हो रही थी। पहले सारा पुश हुआ, उसके बाद जब लास्ट में पॉप करते गए, जब आखिरी पॉप किया तब जाके हमें आंसर मिला। तो हुआ क्या ओवरऑल, फिर मैंने इसकी कॉम्प्लेक्सिटी निकाल के दिखाई थी। तो मैंने कॉम्प्लेक्सिटी निकाली थी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी दिखाई थी थीटा एन, ये मैंने बताया था इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है, ये आप देख लेना, अभी मैं यहां नहीं पढ़ा हुआ इस चीज को। और एक चीज मैंने बताई थी थीटा ऑफ मैंने एन, ये बताया था इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, कैलकुलेट करके दिखाया था आपको। ठीक है? ये मैंने आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी किसकी, रिकर्जन की। टेल की तो मैं बात ही नहीं कर रहा, तो ये मैंने बात बताई थी। तो ओवरऑल आपने एक क्या रिकर्जन में क्या ड्रॉबैक था, मैं अब ड्रॉबैक की बात करता हूं। रिकर्जन में सबसे बड़ा ड्रॉबैक था ना, आपको आंसर एकदम आखिरी में जाके मिलता था ना, और आपको स्टैक मेंटेन करता पड़ता था इंटरमीडिएट रिजल्ट को स्टोर करने के लिए। भाई 4 की वैल्यू को स्टोर कर आपको कहीं ना कहीं तो स्टोर करना है, 3 को भी कहीं ना कहीं स्टोर करना है, 2 को भी कहीं, 1 को भी कहीं ना कहीं आपको इंटरमीडिएट वैल्यू को स्टोर करके रखना है, क्योंकि जब आप पलट के वापस आओगे तो उनकी रिक्वायरमेंट आपको पड़ेगी ना। जैसा मैंने आपको ये बताया कि 4 इंटू रेक 3, तो 4 को हमको संभाल के रखना है। रेक 3 जब कॉल हो रहा है तो फिर 3 आ गया, और रेक 2, अब हमें 3 को संभाल के रखना है। तो ये कहां संभलेंगे, कहां रखेंगे, अपनी जेब में तो मैं रखूंगा नहीं, कहां रखूंगा, कंप्यूटर के अंदर रखूंगा, और कंप्यूटर जहां पे रखता है जब फंक्शन कॉल होता है उसे क्या बोलते हैं, स्टैक। तो ये था ओवरऑल सिनेरियो रिकर्जन का। अब मैं बताने जा रहा हूं आपको टेल रिकर्जन, और देखिए क्या खूबसूरत चीज है टेल रिकर्जन। चलो आओ देखते हैं फिर टेल रिकर्जन क्या होता है। ठीक है? तो लेट्स स्टार्ट। तो इससे पहले मैंने आपको रिकर्जन बताया और रिकर्जन के ड्रॉबैक बताया, वो आपको समझ में आ गए होंगे यार रिकर्जन क्या है, और रिकर्जन तो आपको पहले ही समझ में आ गया था, फिर भी मैंने आपको एक बार उसकी कॉम्प्लेक्सिटी और वो सब रिवाइज कराया। अब देखिए टेल रिकर्जन क्या है। मैंने सेम प्रोग्राम क्वेश्चन लिया है, राइट अ
program to calculate factorial of a number using tail recursion. इससे पहले रिकर्जन लिया था, टेल रिकर्जन ले लिया और सेम प्रोग्राम. अगर आप उसको देखो इसको देखो सेम, बस एक दो लाइन का डिफरेंस है लेकिन फर्क बहुत बड़ा है. चलो लेट्स स्टार्ट. अच्छा अभी मैं क्या ना डेफिनेशन को भूल जाता हूं, मैं डेफिनेशन को पढ़ता ही नहीं, ठीक है, क्योंकि डेफिनेशन पढ़ लूंगा पहले आप प्रैक्टिकल देख लेते हैं फिर डेफिनेशन समझेंगे तो और मजे से समझ में आएगा. लेट्स स्टार्ट. चलो तो सेम है जो हमने बनाया था, बिल्कुल सेम. एक दो वेरिएबल ले लिए ए और फैक्ट, फिर मैंने यूजर से बोला बताओ किस चीज का फैक्टोरियल निकालना है. यूजर ने बोला 4 का, क्योंकि 4 के हमने निकाला था तो हम 4 ही मान के चलते हैं. तो ए में कितना आ गया 4. फिर हमने रेक नाम का फंक्शन बना लिया और क्या कॉल किया इस समय, रेक नाम के फंक्शन में कॉल क्या किया मैंने, ए और 1. ए इज व्हाट 4 और 1 इज 1, उसमें तो कोई फर्क ही नहीं है. तो फटाक से वो यहां से तुरंत क्या करेगा, जंप करेगा किसके पास, डेफिनेशन के पास, और वैल्यूज को पास कर देगा. तो वैल्यू ए की वैल्यू x में आ गई दैट इज 4 और 1 किस में आ जाएगा n में. तो यहां तक आ गया, यहां तक तो क्लियर है आपको. चलो अब आगे बात, क्या x1 है, नहीं x1 नहीं है. अगर x1 है तो रिटर्न n करो, वो तो आगे की बात है. एल्स x1 तो है नहीं, एल्स में f इज इक्वल टू रेक x माइनस 1. तो रेक x माइनस 1, x माइनस 1 इज व्हाट 3 comma x into n. x is what 4, n is what 1. तो 4 into 1 is 4. क्लियर. तो फिर से क्या हो रहा है, हमारा फंक्शन कॉल हो रहा है रेक, लेकिन इस बार किस वैल्यू के लिए कॉल हो रहा है, 3 और 4 के लिए. इस बार फिर से कॉल हो रहा है, लेकिन इस बार किसके लिए कॉल हो रहा है, 3 और 4 के लिए. क्या कुछ पेंडिंग है कुछ अभी वहां पे अगर पिछले फंक्शन की बात करें तो वहां पे ये था n into रेक n माइनस 1 या जो भी था, हमने n इंटू एक्स इंटू रेक x माइनस 1. तो यहां पे ये क्या था, इसको तो तुम कैलकुलेट करो लेकिन ये पेंडिंग रह गया था. इसमें इसका जब आंसर आएगा तो इसमें मल्टीप्लाई होगा. तो यहां पे तो कुछ मल्टीप्लाई करने के लिए बचा ही नहीं है. अब समझना, बात को समझना. क्लियर. तो मैं फिर से बता रहा हूं, अभी क्या होगा, 3 और 4 के लिए कॉल होगा. तो ये वैल्यू क्या हो गई, 3 हो गई और ये वैल्यू क्या हो गई, 4 हो गई. फिर से वो नीचे आएगा, क्या x1 है, नहीं x1 नहीं है, एल्स में जाएगा, रेक फिर से कॉल होगा. हाँ फिर से कॉल हो रहा है. क्लियर. अब किसके लिए हो रहा है, 3 माइनस 1 दैट इज 2 और x इंटू एन. x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू 3 थी और n की वैल्यू क्या है, 3 4 कितना हो गया आपका 12. तो ये हो गया आपका 12 के लिए कॉल हो जाएगा. क्लियर. अच्छा चलो बहुत बढ़िया. तो 12 ये उसकी वैल्यू होगी 2 और इसकी वैल्यू होगी 12. फिर से फंक्शन कॉल होगा, ये होगी 2 और ये हो गई 12. चलो बहुत बढ़िया. फिर वो नीचे आएगा, अब x की वैल्यू 1 है, नहीं 1 नहीं है, एल्स हो जाएगा रेक x माइनस 1. तो ये 2 माइनस x की वैल्यू 2 माइनस 1 और x इंटू एन. x की वैल्यू 2 है, n की वैल्यू 12 है, तो कितना होगा 12 इंटू 2 24. क्लियर. अच्छा अब फिर से फंक्शन कॉल हो रहा है, फिर से फंक्शन कॉल हो रहा है. तो अब फिर से फंक्शन कॉल हो रहा है तो फिर वो अपनी बॉडी के पास जाएगा. तो अब वैल्यू कितनी हो गई, अब वैल्यू हो गई तुम्हारी 1 और वैल्यू हो गई 24. अब वो फिर नीचे आएगा कि x1, हाँ अब x1 है तो क्या करेगा, सिंपली रिटर्न कर देगा n में कितना है 24. और देखा आपने 24 ही तो आंसर था, तो उसने उसको 24 रिटर्न कर दिया. एक बात बताइए, यहां तो सिर्फ आगे गया और आगे ही गया, पीछे आया ही नहीं. जो लास्ट में इसकी कॉल थी, जो लास्ट वाली कॉल थी, उसी में आंसर आ गया. ध्यान से को समझो आपने, ये आगे गया और आगे गया, इधर गया पलट के उसने पीछे नहीं देखा, मैंने कोई काम पीछे नहीं छोड़ा है ना. कभी कभी मदर हमें बुलाती है, अरे राहुल वेयर आर यू गोइंग, भाई किधर जा रहे हो, काम बाकी है. लेकिन ये जो राहुल है ना टेल वाला, ये कोई काम पीछे छोड़ के नहीं जाता, काम करके आगे बढ़ गया. क्लियर. आगे बढ़ गया, फिर उसके बाद उसने आगे बढ़ा, फिर उसके बाद वो आगे बढ़ा और आगे बढ़ने के बाद उसका काम पूरा फाइनल हो गया. उसने वहीं से अपना काम दे दिया, अपना आंसर दे दिया, पीछे पलट के वापस आए नहीं मल्टीप्लाई करने के लिए, वो आगे ही बढ़ा, आगे आगे आगे. तो क्या हुआ एक्चुअल में, क्या हुआ, सबसे पहले क्या कॉल हुआ, रेक कॉल हुआ तुम्हारा 4 1. वो आगे बढ़ा और उसने किसको कॉल किया, रेक तुम्हारा 4 1. तो फिर 4 और 1 मिनट, तो ये हो गया 3 और 4 1 इंटू 1 4 हो गया. ठीक है. फिर रेक 1 कम हो गया दैट इज 2 हो गया और 3 इंटू 4 कितना हो गया 12. फिर क्या कॉल हुआ, रेक 2 से 1 हो गया और 2 इंटू 12 24 हो गया. फिर क्या हुआ, जैसे ही ये रेक 0 और 24 रेक सॉरी, अब क्या हुआ, अब जैसे रेक 1 कॉल हुआ, जैसे ही रेक 1 कॉल हुआ तो यहां पे रिटर्न n आ गया. तो इसके बाद तो वो कहीं गया ही नहीं, इसने कहा भैया बस ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, बेस कंडीशन मिल गई, सीधे आंसर दो 24. लेकिन रिकर्जन में क्या हो रहा था, वो पलट के वापस जा रहा था क्योंकि वो पीछे काम पेंडिंग छोड़ आया था. एक्टिवेशन रिकॉर्ड्स जो थे स्टैक के अंदर वो मेंटेन करके आया था, उसको भी मल्टीप्लाई करना बाकी था. यहां पे देखो ये आगे बढ़ा और आगे से आंसर दे दिया, पीछे जाने की जरूरत नहीं पड़ी. तो इसने भी 24 कैलकुलेट किया, पिछले वाले प्रोग्राम ने भी 24 कैलकुलेट किया. तो दोनों में डिफरेंस क्या है, ये है डिफरेंस. A recursive function is said to be tail recursive.
एक रिकर्सिव है तो रिकर्सिव ही, एक रिकर्सिव फंक्शन इज सेड टू बी टेल रिकर्सिव if recursive call is the last thing done by a function. अगर रिकर्सिव कॉल लास्ट थिंग है जो फंक्शन करता है, वो मैंने बताया था लास्ट ही थिंग है उसकी, ठीक है, वहां पे वो बैकवर्ड नहीं जा रहा है. इफ द रिकर्सिव कॉल इज द लास्ट थिंग डन बाय द फंक्शन, जब हमारी रिकर्सिव कॉल लास्ट थिंग हो जो फंक्शन करता है, तभी उस फंक्शन को हम कहते हैं हमारा टेल रिकर्जन. अच्छा, सबसे प्यारी लाइन जिसको आपको याद रखना है, देयर इज नो नीड टू कीप रिकॉर्ड ऑफ प्रीवियस स्टेट. देखा, प्रीवियस स्टेट के रिकॉर्ड को सेव करने की कोई जरूरत नहीं है, वो अपना काम खत्म करके जा रहा है. जब वो आगे बढ़ रहा है तो पीछे वाला काम सारा खत्म करके जा रहा है, उसे पीछे वाले काम को पेंडिंग छोड़ के नहीं जा रहा है. जबकि रिकर्जन में वो पीछे वाले काम को हमेशा, रिकर्जन का कोई भी प्रोग्राम हो वो पीछे वाले काम को हमेशा पीछे छोड़ के जाएगा, लेकिन टेल रिकर्जन हमेशा पीछे वाले काम को खत्म करके आगे बढ़ जाएगा और उसकी जो लास्ट कॉल होगी वही रिकर्सिव होगी. क्लियर? अब आओ आगे, अब देखते हैं तो फिर डिफरेंस क्या है. तो डिफरेंस ये है कि कंपाइलर, मॉडर्न कंपाइलर की अगर हम बात करें, जो मॉडर्न कंपाइलर बने वहां पे अगर हम बात करें रिकर्जन की, तो हर बार रिकर्सिव कॉल के लिए एक स्टैक मेंटेन होता था, लेकिन यहां पे हमें प्रीवियस रिकॉर्ड को सेव करने की जरूरत तो है नहीं, तो हमारा सिर्फ एक ही स्टैक में काम चल जाएगा, एक ही स्टैक में काम चल जाएगा. उसी को हम बार बार ओवरराइट करते रहेंगे, क्योंकि पिछले रिकॉर्ड की तो हमें जरूरत ही नहीं ना. जब हमें पिछले रिकॉर्ड की जरूरत ही नहीं तो हम उसी को ओवरराइट कर देंगे. पिछले रिकॉर्ड की जरूरत जब पड़ती है तभी तो हम स्टोर करके रखते हैं, जब पिछले की जरूरत नहीं तो उसको सेव करके रखना क्या, मेमोरी को बर्बाद करने का कोई फायदा है क्या? मुझे एक बात बताओ, जब पिछले रिकॉर्ड की जरूरत ही नहीं तो उसको सेव करके फायदा क्या? ठीक है, उसको हटाओ. तो एक ही स्टैक की जरूरत पड़ेगी, इसलिए इस जगह टेल रिकर्जन में स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होती है थीटा ऑफ 1. बहुत इंपॉर्टेंट, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होती है? थीटा ऑफ 1. जबकि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सेम होती है. अगर मैं बात करूं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सेम होगी, ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ जो हमारा टाइम लग रहा है वो सेम है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है. n टाइम्स, वहां पर 2n टाइम था, यहाँ पे n टाइम था, 2 भी तो कांस्टेंट था, वो कोई दिक्कत नहीं. दैट इज, अगर मैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूं, दैट इज यहां फर्क आता है, दैट इज थीटा 1. लेकिन अगर मैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूं तो वो हमेशा हमारा थीटा n ही है अभी यहाँ पे. क्लियर? तो ये ग्रेट डिफरेंस था. तो रिकर्जन और टेल रिकर्जन में सबसे बड़ा फायदा ये होता है, एक तो इंटरमीडिएट रिजल्ट स्टोर करने की जरूरत नहीं, और दूसरा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा हमारी बच जाती है, हमारे स्टैक को मेंटेन करने की जरूरत नहीं होती. ठीक है, तो ये ओवरऑल, और मैं बता रहा हूं सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये तुम्हें कहां देखने को मिलेगा? मॉडर्न कंपाइलर्स में, जो आज के बने हुए कंपाइलर्स हैं जिनमें टेल रिकर्जन का काम समझ में आ रहा है. वहां कंपाइलर जैसे ही टेल रिकर्जन देखता है ना, जैसे वो देखता है अरे प्रीवियस रिकॉर्ड को मल्टीप्लाई या कुछ बच के नहीं जा रहा, वो ऑटोमेटिकली स्टैक बनाता ही नहीं, वो कहता है भैया एक ही डब्बा बनाओ और उसी में काम करते जाओ. सो दिस वाज ऑल अबाउट टेल रिकर्जन एंड डिफरेंस बिटवीन रिकर्जन एंड टेल रिकर्जन. आई हैव ट्राइड माय लेवल बेस्ट टू एक्सप्लेन यू दिस concept. Please like and subscribe and share the channel. Thank you so much for watching. Thank you so much.